एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आज के इस लेक्चर में हम एक नया प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा बेस्ड है बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। ये भी एक टाइप का हमारा कन्वेंशनल प्रॉब्लम है, जो कि बेसिकली एक मेंस लेवल का प्रॉब्लम कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक कन्वेंशनल प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर इक्वेशन को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो मेंस लेवल का एक प्रॉब्लम होता है जो कि काफ़ी कन्वेंशनल टाइप का न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले काम हमारा होता है कि हम जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको रीड करें और उसको अंडरस्टैंड करें अच्छे से, और उसके बाद हम एक अप्रोच डेवलप करें और उस अप्रोच के थ्रू हम एक फाइनल सॉल्यूशन तक हम पहुंच सकें। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एन इंसुलेटेड रिजिड प्रेशर वेसल विच इज़ डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस बाय अ पार्टीशन। तो ये हमने एज्यूम कर रखा है एक इंसुलेटेड रिजिड प्रेशर वेसल है विच इज़ डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेसल इज ऑक्यूपाइड बाय एन आइडियल गैस। इस पार्ट पे हमारा फिल कर रखा है आइडियल गैस को, विच इज़ एट अ प्रेशर ऑफ P1 T1 एंड V1। तो प्रेशर है इस पर्टिकुलर वेसल का P1 T1 टेम्परेचर है और V1 इसका वॉल्यूम है। द अदर पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द सेम आइडियल गैस, यानी जो हमने आइडियल गैस लेफ्ट वाले पोर्शन में फिल कर रखी है वही हमारी आइडियल गैस राइट वाले पोर्शन में भी हमने फिल कर रखी है। सो राइट पोर्शन इज ऑल्सो फिल्ड with an same ideal gas which which is at a pressure of P2। तो ये वाली जो हमारी गैस है ये हमारी P2 प्रेशर पर है, टेम्परेचर है इसका T2, और ये जो हमारा वॉल्यूम है ये हमारे V2 दे रखा है। तो जो यहाँ पर हमारी आइडियल गैस है वही हमारी सेम आइडियल गैस हमने यहाँ पर फिल कर रखी है। ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये हमारा राइट वाला पोर्शन है। उसके बाद हमें दिया है सडनली द पार्टीशन इज रिमूव्ड। तो ये हमारा पार्टीशन था, तो उसको अगर हम एकदम से रिमूव कर देते हैं एंड टू पोर्शंस आर मिक्सड विद ईच अदर। तो इनको रिमूव करने के बाद ये दोनों जो गैसेस होती हैं दे आर टोटली मिक्स विद ईच अदर। तो फाइनली जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करना है फाइनल प्रेशर P3 एंड फाइनल टेम्परेचर T3। तो जो हमारा फाइनल प्रेशर P3 होगा और जो हमारा फाइनल टेम्परेचर T3 होगा दे आर गिवन बाय दीज इक्वेशंस। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है कि हमारा जो P3 की वैल्यू होगी वो हमारी इक्वल होगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, और जो हमारी T3 की वैल्यू होगी वो हमारी इक्वल होगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। जहाँ पर P3 हमारा फाइनल प्रेशर रहेगा इस पर्टिकुलर सिस्टम का, और T3 जो होगा वो हमारा फाइनल टेम्परेचर रहेगा हमारे पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी आइडियल गैस है। जब हमने पार्टीशन रिमूव करा उसके बाद की हमारी कंडीशन है। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा हमारा वो होगा P3, यहाँ का जो वॉल्यूम होगा वो हमारा V3, और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ये हमारा इक्वल होगा T3 के। ओके, तो अब हम ये चीज़ अज्यूम कर सकते हैं, ये हम डायग्राम ऑलरेडी बना चुके थे। ये हमारा इंसुलेटेड रिजिड प्रेशर वेसल था विच इज़ बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस बाय अ पार्टीशन। पहला वेसल का जो पार्ट था उसमें आइडियल गैस थी, दूसरे में भी आइडियल गैस थी, और दोनों सेम आइडेंटिकल आइडियल गैसेस थी। पहला जो आइडियल गैस थी उसकी जो कंडीशन थी वो ये थी प्रेशर P1 टेम्परेचर T1 वॉल्यूम V1। दूसरे पार्ट की कंडीशंस थी P2 T2 V2। सो दिस वी कैन डिफाइन एज इनिशियल कंडीशन। तो ये हमारी होगी बेसिकली एक इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। जैसे हम पार्टीशन को रिमूव करते हैं बोथ द गैसेज आर मिक्स विद ईच अदर। मिक्स करने के बाद जो हमारा सिस्टम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, रहेगा हमारा सिस्टम अब भी आइडियल गैस ही, पर अब जो कंडीशंस होंगी वो होंगी मेरी P3 V3 T3। P3 मेरा फाइनल प्रेशर होगा, V3 मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा, और T3 मेरा फाइनल टेम्परेचर होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो ये मैं बोल सकता हूँ डेट दिस विल बी द फाइनल कंडीशन ऑफ आवर सिस्टम। यानी जब प्रोसेस हो चुका है तो मिक्सिंग के बाद जो हमारे फाइनल कंडीशन देखने को मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम देख चुके हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारा सिस्टम, सबसे पहले हमारा काम है कि हम सिस्टम को डिफाइन करें कि एक्चुअली हम सिस्टम कंसिडर कर किसको रहे हैं। ओके, तो ये हम पूरा ले रहे हैं अपना सिस्टम। ठीक है, ये हमारा सिस्टम का बाउंड्री इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दिस वी हैव कंसिडर्ड एज अ सिस्टम। ठीक है, तो जो भी हमारा ये जो रिजिड वेसल था
जिसके अंदर इस पूरे सिस्टम को हमने टुगेदर कंसिडर करा एज अ सिस्टम। तो ये हमारा बाउंड्री है सिस्टम का, और सिमिलरली ये मेरी फाइनल स्टेट है सिस्टम की। तो ये फाइनली मैं शो कर सकता हूँ हमारी बाउंड्री को। ओके, सो दिस विल बी आवर बाउंड्री फॉर द सिस्टम। तो सिस्टम हम डिफाइन कर चुके हैं, ये हमारा सिस्टम है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये हमारा पार्टीशन था, ठीक है। इसको जैसे हमने रिमूव करा तो ये दो गैसेस मिक्स हुई, और उसके बाद में फाइनल जो कंडीशन मिली सिस्टम की वो ये मिली है। सो अगर मैं मानूँ कि यहाँ पर जो मास था वो m1 था, और इस पर्टिकुलर साइड पर जो मास था वो m2 था, और फाइनल जो मुझे मास मिला है वो m3 है। ओके, सो m इज सिंपली कंसिडर्ड एज दी मास, m को हम यहाँ पर मास कंसिडर कर कर चल रहे हैं। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं डेट मास इज बेसिकली नोन एज दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो मास इज बेसिकली अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मेरी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं विच बेसिकली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम और द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर मेरा सिस्टम का साइज़ स्मॉल है और जैसे ही मैं सिस्टम का साइज़ लार्ज करता हूँ तो मास में मेरा वेरी कर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास का इस्तेमाल करके भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो अगर मैं लिखूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मास, तो जो भी मास मेरा इनिशियल था वही मास मेरा फाइनल रहेगा। ओके, so this we can say by using the conservation of energy. तो conservation of energy, conservation of mass, sorry. So this we can write by using the conservation of mass. तो इस particular equation को हम लिख पा रहे हैं by using the conservation of mass. Okay. कंजर्वेशन ऑफ मास भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम इस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारी मास होती है वो हमारा बेसिकली एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, मास और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। तो जैसे सिस्टम का साइज चेंज होगा, इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो मेरी चेंज कर जाती है। तो इसको कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करके हम लिख सकते हैं, या फिर इस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करके हम यहाँ लिख सकते हैं। मास इनिशियल इज इक्वल टू मास फाइनल, ये मेरा पूरा सिस्टम था। तो मास इनिशियल क्या होगा मेरा m1 प्लस m2, और फाइनल जो मेरा मास है सिस्टम का वो मेरा ये है। सो इट कैन बी रिटन एज m3। तो इसको हम लेके चल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट फॉर वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Volume is also called as the extensive property, and extensive properties are those properties which depends on size, mass और extent of the system. जैसे ही वो चेंज होगा तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरी चेंज हो जाती है। सो वी कैन राइट फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारा फाइनल वॉल्यूम था V3, या फाइनल वॉल्यूम V3 कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2, क्योंकि दो गैसेस है, दोनों गैसेस को जब मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम मेरा जो होगा इन दोनों गैसेस के जो वॉल्यूम इनके सम के इक्वल होगा। ये कॉमन सेंस से हम देख सकते हैं, बाकी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। डेट V3 कैन बी रिटन एज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो दिस वी आर कंसिडरिंग एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो दो इक्वेशंस हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, एक मास के लिए और एक वॉल्यूम के लिए। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे हम फर्स्ट लॉ का यूज़ करेंगे। सो वी आर यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। नाउ वी आर यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। तो हम जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लॉ होता है एक थर्मोडायनेमिक्स का, स्पेशली फॉर अ क्लोज सिस्टम, तो ये क्लोज सिस्टम भी हम ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग अ प्रोसेस कैन बी रिटन एज del Q minus del W is equal to dE. So this is our equation for the first law of thermodynamics for a closed system which is undergoing a process, जहाँ पर हमारा del Q रिप्रेजेंट करता है हीट ट्रांसफ़र को, del W हमारा रिप्रेजेंट करता है वर्क ट्रांसफ़र को, और DE जो होता है हमारा, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, so we already know that
आवर सिस्टम इज गिवन एज इंसुलेटेड, अगर सिस्टम हमारा इंसुलेटेड है तो कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ना कोई हीट अंदर से बाहर जा पाएगी और ना कोई हीट बाहर से अंदर की तरफ एंटर कर पाएगी। तो हमारा जो डेल क्यू होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। नाउ वी कैन राइट as dE, that is the change in energy of the system, it will be equal to minus of work transfer। अभी जो हमने सिस्टम कंसिडर करा था वो बेसिकली एक इंसुलेटेड वेसल थी, ठीक है, तो उसको हमने एज अ होल एक सिस्टम कंसिडर करा था, ठीक है। तो इंसुलेटेड था और रिजिड था, तो जब भी हमारी बात की जाती है एक इंसुलेटेड के लिए और एक रिजिड वेसल के लिए, तो उसमें जो मेरी बाउंड्रीज होती हैं वो मेरी फिक्स होती हैं। अगर मेरी बाउंड्रीज फिक्स रहेंगी तो उसमें मेरा जो वॉल्यूम रहेगा वो मेरा सेम रहेगा, यानी कि वॉल्यूम जो होगा मेरा कांस्टेंट रहेगा। अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम मेरा इक्वल होगा ज़ीरो के, और अगर चेंज इन वॉल्यूम मेरा इक्वल होता है ज़ीरो के तो डेफिनेटली मेरा जो कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क रहेगा वो मेरा इक्वल रहेगा ज़ीरो के। सो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ द डेल डब्ल्यू विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो, ओके, बिकॉज जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क है वो इक्वल होगा ज़ीरो के। अगर हम बात करें कंट्रोल वॉल्यूम के वर्क की, सो इट कैन बी सिंपली रिटन एज इक्वल टू पी डी वी। पर अभी हमने देखा कि हमारा जो सिस्टम था वो हमारा एक रिजिड टाइप का सिस्टम था। रिजिड टाइप का सिस्टम एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें मेरी जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं वो सारी की सारी बाउंड्रीज फिक्स होती हैं। यानी कि मेरा ना तो ये वाली बाउंड्री मूव कर सकती है, ना ये वाली बाउंड्री, ना ये वाली बाउंड्री, और ना ही ये वाली बाउंड्री। अगर बाउंड्री मेरी मूव ही नहीं कर सकती है तो उसमें जो टोटल चेंज है वॉल्यूम का वो कुछ होगा ही नहीं। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम मेरा इक्वल होगा जीरो के, सो डेफिनेटली द वर्क ट्रांसफर विल बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर वी कैन राइट एज चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू जीरो। तो फाइनल हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके अलावा हम एक इक्वेशन और जानते हैं, दैट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं दैट हाउ टोटल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, ओके। So the sum of kinetic energy and potential energy, it basically represents the macroscopic form of energy। तो ये बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को। एंड इफ वी टॉक अबाउट फॉर यू, इट इज़ कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी विच विल बेसिकली रिप्रेजेंट्स द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिकली हमारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जो हमें सिस्टम दे रखा था उसमें कोई भी किसी भी तरीके की मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट नहीं थी। तो हम कह सकते हैं देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, ओके। सो इफ देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, यानी कि दोनों जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। सो सिंपली वी कैन राइट एज डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये एनर्जीज कांस्टेंट है तो इनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। सो डेफिनेटली वी विल गेट एज टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो टोटल चेंज होगा मेरा इंटरनल एनर्जी का वो इक्वल होगा ज़ीरो के, और जो चेंज होता है इसको हम लिख सकते हैं फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो फाइनली वी गॉट अ इक्वेशन that can be written as that final internal energy of the system will be equal to initial internal energy of the system। यानी कि जो भी हमें फाइनल इंटरनल एनर्जी मिलेगी तो वो मेरी इक्वल होगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। तो फाइनल जो हमारा सिस्टम था वो कहाँ पर गया था, स्टेट थ्री पर गया था। सो वी कैन राइट एज यू थ्री, दैट इज़ द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी वो थी मेरी इंटरनल एनर्जीज का सम, यानी कि जो लेफ्ट वाला कंटेनर था उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस जो मेरा राइट वाला कंटेनर था उसकी इंटरनल एनर्जी। सो u3 कैन बी रिटन एज इक्वल टू u1 प्लस u2, ओके।
सो इसको मान के चल सकते हैं डेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब आगे अगर हम देखें तो आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें जो सिस्टम दे रखा था वो हमारा सिस्टम था आइडियल गैस। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डेट फॉर आइडियल गैस ओनली, अगर मेरा सिस्टम केवल और केवल आइडियल गैस है तभी मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। डेट फॉर आइडियल गैस ओनली the internal energy of the system can be written as equal to m cvt, where m is representing mass, cv will represent the value of specific heat at constant volume process, and t will represent the value of the temperature. So this is the equation which is valid only for ideal gas. इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमारा सिस्टम एक आइडियल गैस होगा, और अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमारा सिस्टम था आइडियल गैस। तो अगर हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सो वी कैन राइट U3 एज इक्वल टू M3 इंटू सी वी इंटू T3। अगर हम बात करें हमारी वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एट स्टेट वन ऑफ द सिस्टम, सो इट कैन बी रिटन एज M1 C1 T1। Similarly, the value of U2 can be written as equal to M2 CV into T2। तो यहाँ से अगर हम बात करें CV की, where CV is basically called as the value of a specific heat at constant volume process। तो CV जो होता है बेसिकली हमारा, it represents the value of specific heat at constant volume process। ओके, सो सी वी हमारा रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अभी हमने देखा था हमारा जो सिस्टम था उसमें जो लेफ़्ट वाली साइड थी हमारी, उसमें ही हमारी आइडियल गैस फिल कर रखी थी। जो राइट वाली साइड थी उसमें भी हमने अपना आइडियल गैस को फिल कर रखा था। अगर आइडियल गैस मेरी सेम है दोनों साइड्स पर, तो उसकी जो सी वी की वैल्यू होगी इट विल रिमेन सेम। अगर सी वी मेरा सेम है तो ये सी वी को इस सी वी को इस सी वी को मैं यहाँ पर आसानी से कैंसिल कर सकता हूँ। So finally we got a equation that can be written as equal to M3 into T3, it will be equal to M1 into T1 plus M2 into T2। ओके, तो अगर हम बात करें T3 की, so T3 can be written as equal to M1 into T1 plus M2 into T2 divided by M3। ओके, तो ये हम देख चुके हैं। तो इसको मान लेते हैं आवर इक्वेशन नंबर 4। देख चुके हैं कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 आया था, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज़ बेसिकली द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो ये हमारा निकल कर आया था M1 इंटू T1 प्लस M2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई M3। ओके, अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 1 की, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 M3 कैन बी रिटन एज इक्वल टू M1 प्लस M2। तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सो T3 कैन बी रिटन एज इक्वल टू M1 इंटू T1 प्लस M2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई M3। M3 कैन बी रिटन एज इक्वल टू M1 प्लस M2। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो अगर हम आगे प्रोसीड करें, तो आगे प्रोसीड करने से पहले हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो में एक आइडियल गैस दे रखा है। ओके, आवर सिस्टम इज एक्चुअली गिवन एज एन आइडियल गैस, और आइडियल गैस के अंदर हम आइडियल गैस इक्वेशन का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम देखें अपने आइडियल गैस इक्वेशन को, सो आइडियल गैस इक्वेशन basically represented as PV is equal to mRT। This is the simplest form to write the ideal gas equation। So PV can be written as equal to mRT। ओके, तो अगर इस पर्टिकुलर आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर कर अगर आगे प्रोसीड किया जाए, तो ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन था PV इज इक्वल टू mRT। तो हम लेफ्ट वाला जो कंटेनर था वहाँ पर भी हमारी आइडियल गैस मिलती, तो उसके लिए अगर हम इस आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करें, so we can write P1 V1
इज इक्वल टू m1 इंटू आर इंटू T1। तो P तो हमारा प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, V हमारा वॉल्यूम को, M हमारा रिप्रेजेंट करता है मास को, R की जो वैल्यू होती है ये हमारी वैल्यू होती है करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है इट रिमेन्स फिक्स्ड, इसकी जो वैल्यू होती है फिक्स रहती है फॉर अ पर्टिकुलर गैस। तो हमारी गैस अगर फिक्स है तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। T मेरा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए मैं R1 R2 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि R एक करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है जो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने जो गैस यूज़ की है वो आइडेंटिकल है, तो वो R की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, सो P1 V1 विल बी इक्वल टू M1 R इंटू T1। ओके, तो अगर हम देखें कि हमारा जो M1 इंटू T1 है, तो अगर यहाँ से अगर हम M1 इंटू T1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, सो इट विल बी इक्वल टू P1 इंटू V1 बाई R। Similarly, we can use this ideal gas equation for the right side of the container. For that, we can write as P2 into V2 is equal to M2 into R into T2। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ M2 into T2। So M2 into T2 will be equal to P2 into V2 divided by R। ओके, तो ये तो हमारा हो गया M1 T1 की वैल्यू, और ये हो गई हमारे M2 T2 की वैल्यू। ओके, तो अब हम T3 को दोबारा लिख सकते हैं। M1 T1 की वैल्यू अभी हमने डिटरमाइन करी है कि जो हमारी वैल्यू है बेसिकली M1 T1 की, वो हमारी किसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है T3 की, और M1 T1 हमारा आया है P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई R। M2 T2 ये रहा हमारा, तो उसको हम लिख सकते हैं P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई R के इक्वल, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके, तो अब हमें बेसिकली लिखना है डेट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ M1 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ M2। तो अगर हम इसी क्वेश्चन से M1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो वैल्यू ऑफ M1 कैन बी रिटन एज इक्वल टू P1 इंटू V1। इस T1 को बस हम यहाँ पर नीचे की तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। So M1 will be equal to P1 into V1 divided by R into T1। Similarly, the value of M2 can be written as equal to P2 into V2 divided by R into T2। तो हमने M1 की वैल्यू भी निकाल ली और M2 की वैल्यू भी निकाल ली, तो उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हमारा हुआ M1 P1 V1 डिवाइडेड बाई R इंटू T1, और M2 की वैल्यू थी हमारी P2 V2 डिवाइडेड बाई R इंटू T2। अभी हमने देखा था R एक करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। ओके, सो R इज बेसिकली कॉल्ड एज द करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट विच रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस। तो अगर हमारी गैस फिक्स है, तो उस पर्टिकुलर एक गैस के लिए जो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा विच इज़ नोन एज द करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी। तो हमने गैस को तो चेंज करा नहीं, हमारे जो सिस्टम है इट इज़ बेसिकली सेम। तो इसलिए हमने आर को आर ही लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि R1 R2, क्योंकि वो सेम रहेगा मेरे एक पर्टिकुलर गैस के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखें आर 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 आर, सो दिस आर एंड दिस आर एंड दिस आर कैन बी कैंसल्ड। So finally we got the temperature T3 as equal to P1 into V1 plus P2 into V2 divided by P1 into V1 T1 by T1 plus P2 into V2 डिवाइडेड बाई T2। ओके, तो ये आएगा हमारा बेसिकली फाइनल टेम्परेचर जो हमें देखने को मिलेगा अपने सिस्टम के अंदर, और ये हमें एक्चुअली में प्रूफ करना था, और जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। सो फाइनल टेम्परेचर T3 कैन बी रिटन एज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2। सो एक जो हमें कॉन्सेप्ट या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो हमने प्रूव करना था वो हमने कर दिया। सो वी कैन राइट हेंस प्रूफ। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, T3 को।
पर अभी एक पार्ट इसका बाकी है जो कि हमारा बेसिकली दूसरा पार्ट था। हमें फाइनल टेम्परेचर T3 तो ये प्रूव करना ही था, उसके साथ साथ जो हमारा फाइनल प्रेशर P3 था उसकी वैल्यू को भी हमें डिटरमाइन करना था कि जो उस पर्टिकुलर P3 की हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी किस तरीके से लिखी जा सकती है। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो हमने इससे पहले एक ऑलरेडी इक्वेशन लिखा था, जो कि हमने इक्वेशन लिखा था बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो भी हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी थी फाइनली वो हमारी इक्वल थी जो भी हमारा इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी सिस्टम की। सो वी हैव ऑलरेडी रिटन एज m3 इंटू T3 इज इक्वल टू m1 T1 प्लस m2 T2। तो ये हमारी इक्वेशन थी जो हम पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। एम m3 T3 इज इक्वल टू m1 T1 प्लस m2 T2। ओके, तो अगर हम आइडल गैस इक्वेशन का एक बार और इस्तेमाल करें, सो वी कैन राइट एज P3 V3 विल बी इक्वल टू m3 इंटू आर इंटू T3। तो अगर हम यहाँ से बेसिकली m3 की वैल्यू को पता करने की कोशिश करें, डेट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m3। सो m3 कैन बी रिटन एज, इसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू P3 इंटू V3 डिवाइडेड बाई R इंटू T3। ओके, तो हमने बेसिकली आइडल गैस इक्वेशन का अप्लाई आइडल गैस इक्वेशन को यूज़ किया है फॉर फाइनल स्टेट जो भी हमारे सिस्टम की उसके लिए। सो P3 V3 हमारा इक्वल है m3 इंटू आर इंटू T3। यहाँ से हमने m3 की वैल्यू को डिटरमाइन किया जो कि आएगी हमारी P3 इंटू V3 डिवाइड बाई R इंटू T3। तो इस m3 की वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये होगा मेरा P3 इंटू V3 डिवाइडेड बाई R इंटू T3, और यहाँ पर तो हमारा T3 ऑलरेडी था। अगर हम देखें m1 की वैल्यू, तो ये थी हमारे बेसिकली m1 की वैल्यू, डेट कैन बी रिटन एज इक्वल टू P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई R इंटू T1 multiply by T1. Similarly, we can write the value for M2 that can be written as equal to P2 V2 divided by R into T2 और multiply by T2। तो ये T3 हमारा कैंसिल, ये T1 कैंसिल, ये T2 कैंसिल। ओके, we got a equation as P3 V3 divided by R that can be written as equal to P1 V1 divided by R plus P2 V2 डिवाइडेड बाई R। R अभी हमने देखा था कि R एक कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है जो एक गैस के लिए फिक्स रहता है। तो ये R हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो V3 को हम नीचे की तरफ शिफ्ट करके लिख सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ P3 कैन बी रिटन एज इक्वल टू P1 इंटू V1 प्लस P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V3। इस V3 को बस हमने नीचे की तरफ शिफ्ट किया है। सो P3 कैन बी रिटन एज इक्वल टू P1 इंटू V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई V3। अगर हम बात करें सेकंड नंबर इक्वेशन की, जो कि हमने फर्स्ट पेज पे डिराइव किया था, तो हमने लिखा था डेट V3 जो कि बेसिकली फाइनल वॉल्यूम थी हमारे सिस्टम की, इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हमने लिखा था बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो V3 को हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2। तो इसी V3 वैल्यू को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हमें जो यहाँ पर P3 की वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू ऑफ P3 विल बी इक्वल टू P1 इंटू V1 प्लस P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V3 की वैल्यू अभी हमने देखा, इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, तो ये था हमारा फाइनल प्रेशर जो भी हमारे सिस्टम का रहेगा एक पर्टिकुलर रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, जो कि हमें प्रूव करना था कि फाइनल प्रेशर क्या रहेगा हमारे उस पर्टिकुलर कंटेनर में। और यही हमें एक्चुअली में प्रूव करना था डेट P3 कैन बी रिटन एज इक्वल टू P1 इंटू V1 प्लस P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। सो वी कैन राइट इट एज हेंस प्रूफ्ड। और यही हमें दो चीज़ें थी जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था कि जो फाइनल प्रेशर रहेगा हमारे इस पर्टिकुलर टैंक में और जो भी हमारा फाइनल टेम्परेचर रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेंगी। ओके,
तो ये था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा था एक बेसिकली कन्वेंशनल प्रॉब्लम, जो कि हमारा पूरी तरीके से बेस्ड था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। इसमें हमने थोड़े कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। बाकी मेन यूज़ हमारा फर्स्ट लॉ का हुआ था, और कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए थे रिलेटेड टू आइडियल गैस। सो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू एवरीवन। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।